नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, आप सबों का फिर से एम्बिशन क्लासेस में स्वागत है। हमारा ये सेशन आधुनिक भारत का चल रहा है, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत में यूरोपियों का शासन, यूरोपियों का आगमन हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा पहला वीडियो था पुर्तगाली और दूसरा वीडियो जो है डच। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन पुर्तगालियों से हुआ, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से जो है भारत में यूरोपियों का एक क्रम रहा है, जिसमें हमने 2 क्रम को पढ़ा, एक पुर्तगाली पढ़ा और दूसरा डच पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़। अंग्रेज़ किस प्रकार से हमारे भारत में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो है ये धीरे धीरे अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करती है, व्यापार को धीरे धीरे डेवलप करता है। उसके बाद राजा के शासन में जो है ये कई सारे हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने के बाद जो है ये राजा को अपने वश में करता है, फिर उसके बाद उसे गद्दी से हटाते हैं और फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, शासन सत्ता को अपने हाथों में लेता है और भारत को फिर एक उपनिवेश के तौर पे जो है ये बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक उपनिवेशिक देश था जो इंग्लैंड का था, और उसके बाद हमें इसे आज़ादी पाने के लिए कई सारे आंदोलन करने पड़े थे। हमारे महापुरुषों के द्वारा बहुत जो है कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है अपना जान कुर्बान किए हैं, तब जा कर के हमें 1947 में अंग्रेज़ों के द्वारा आज़ादी मिली थी। तो आइए हम लोग उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश पर जो है आने का प्रयास किया और यहाँ जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक बेहतर जानकारी, एक अच्छी जानकारी आप लोग को मिलने को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ जो है भारत आने का क्रम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के से शुरू होता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से अगर हम पहले देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से पहले 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में थॉमस स्टीफन 1579 में थॉमस स्टीफन जो कि एक अंग्रेज़ रहते हैं, इंग्लैंड के रहते हैं, और ये जो है गोवा आते हैं और गोवा में जेसूट कॉलेज होता है, जो पुर्तगालियों के द्वारा एक बनाया गया कॉलेज होता है जेसूट कॉलेज। उस कॉलेज का ये प्रधानाध्यापक नियुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले भारत में जो है पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ ईसाई पादरियों को लाना शुरू किया था। तो ईसाई पादरी जैसे जैसे भारत आना शुरू किया तो कुछ ऐसे ईसाई थे जो इंग्लैंड के थे, अंग्रेज़ थे, तो वो भी भारत में प्रवेश किए। तो उसके बाद हुआ क्या कि सबसे पहले थॉमस स्टीफन नामक व्यक्ति जो है ये गोवा के जेसूट कॉलेज का प्रधानाध्यापक बने, यानी भारत में ये बसने वाला प्रथम अंग्रेज़ था। यानी थॉमस स्टीफन जो है जेसूट कॉलेज कहाँ, तो गोवा में, ये जेसूट कॉलेज गोवा का क्या बनते हैं, प्रधानाध्यापक बनते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि थॉमस स्टीफन जो है भारत में बसने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसके बाद समय आगे बढ़ती है 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में हम लोग देखते हैं क्या कि 1582 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ नाविक होते हैं और इंग्लैंड के कुछ नाविकों के द्वारा जो है आशा अंतरिप जो कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है, जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वह उसी को आशा अंतरिप के नाम से जाना जाता है। तो 1582 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ नाविकों के द्वारा जो क्या होता है कि केप ऑफ गुड होप पर, आशा अंतरिप पर जो पुर्तगालियों का अधिकार होता है, उस पुर्तगाली अधिकारों को क्या करता है कि ये छिन्न भिन्न कर देता है, यानी उसके द्वारा वहाँ युद्ध लड़ा जाता है और जो सागरों पर अधिकार होता है उस सागरों से अधिकार को छीन लेता है। तो 1582 ईस्वी में इंग्लैंड के नाविकों के द्वारा महासागर पर, जो सागर पर अधिकार होता है पुर्तगालियों का, उस पुर्तगाली से इसे छीन लिया जाता है। उसके बाद आती है 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में, तो 1583 ईस्वी में होता है क्या
कि इंग्लैंड का 4 व्यक्ति जिसका नाम होता है फिच, एक होता है न्यूबरी, एक होता है लीडस, एक होता है स्टोरी। इसका नाम याद रखिएगा, फिच, न्यूबरी, लीडस, फिच, न्यूबरी, लीडस और एक स्टोरी। ये 4 व्यक्ति जो है ये थल के रास्ते यानी स्थल से होते हुए ये भारत में आने का चाह रहे थे, भारत आना चाह रहे थे। लेकिन होता है क्या कि पुर्तगालियों के द्वारा हर्मुज जल संधि जैसा कि देखते हैं हम, ईरान के पास है, इधर सऊदी अरब है, यानी अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के पास जो है हर्मुज की जल संधि है। तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के पास जो हर्मुज जल संधि है, उस जल संधि के पास जो है पुर्तगालियों के द्वारा क्या होता है कि इन चारों लोगों को क्या करते हैं, अपने अंडर जो है कर लेता है, यानी कैद कर लेता है, और कैद करके इसे गोवा में ले जा कर के बंद कर देता है। गोवा में बंद करने के बाद जो है पुर्तगालियों को ये लगता है कि कहीं जो है जिस प्रकार से हमने भारत पर बहुत सारे व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया है, बहुत लंबे समय से व्यापार करते आ रहे हैं, तो कहीं हमारी व्यापारिक स्थिति को अंग्रेज़ों के द्वारा खराब ना कर दिया जाए, जिसके कारण जो है पुर्तगाली जो है अंग्रेज़ को भारत आने के लिए नहीं देना चाह रहा था, भारत से व्यापार करने के लिए नहीं देना चाह रहा था। तो इन चारों लोगों को क्या किया कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है वहाँ इसको बंदी बना लिया, और बंदी बना करके गोवा की जेल में इसको डाल दिया। बहुत समय के बाद जो है कुछ शर्तों के साथ जो है इन लोगों को छोड़ा गया। तो इसमें हुआ क्या कि जो ये न्यूबरी था, न्यूबरी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है उसके बाद लीड्स जो होते हैं ये मुग़ल सेना में जा कर के जो है सेना बन जाते हैं। न्यूबरी की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। लीड्स जो है क्या होते हैं कि ये मुग़ल सेना में जा कर के ये सेना बन जाता है। स्टोरी जो है वहीं एक पादरी बन जाते हैं, और उसके बाद जो फिच होते हैं, ये फिच जो है इसको छोड़ दिया जाता है, और छोड़ दिया जाता है तो ये बंगाल और उसके बाद इंडोनेशिया होते हुए और श्रीलंका होते हुए ये जो है जा कर के जो है 1691 ईस्वी में 1591 ईस्वी में ये पहुंच जाते हैं। कहाँ? तो ये इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। यानी इन चारों में से ये फिच जो है वापस इंग्लैंड पहुंच जाता है, और इस भारत की स्थिति को, यहाँ के व्यापार की स्थिति को फिच के द्वारा वहाँ के व्यापारियों को ये पूरे तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है और उसके आस पड़ोस के देशों में व्यापार करने की अपार संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से होता है क्या कि वहाँ के व्यापारियों में एक नई उत्सुकता जागृत होती है कि किसी प्रकार से जो है इस पूर्वी देश के साथ हमें भी व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाए। होता है क्या कि उसी समय 1588 ईस्वी में 1588 ईस्वी इस समय होता है क्या है कि अंग्रेजी सेना के द्वारा जो है स्पेन के जो जहाजी बेड़े होते हैं उन जहाजी बेड़ों पर जो है ये आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करके जो है उन जहाजी बेड़ों को अपने अंडर में ले लेता है। यानी स्पेन की जहाजी बेड़े को क्या करते हैं तो अंग्रेजी सेना वो अपने अंडर में ले लेता है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा जो है अपने ही क्षेत्र में यानी लड़ा गया युद्ध ये पहला था, जीता गया क्षेत्र जो है ये पहला था। तो उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, वो इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होते हैं इसलिए कि ताकि जो है इनकी सेना का जो ये प्रथम विजय अभियान था, इसे लगा कि अदर क्षेत्रों में भी जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है इस प्रकार से लड़ करके। तो उसके बाद होता है क्या कि 1599 ईस्वी का डेट आता है। 1599 ईस्वी में 1599 एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है जॉन मिंडेन हॉल। ये जो है ये प्रथम ये व्यक्ति होते हैं
जो थल के रास्ते जो है वो भारत आते हैं, यानी भारत आने वाला, थल के रास्ते भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिंडेलहाल रहता है, जो अकबर के समय में आता है। और कहा जाता है कि ये अकबर के दरबार में भी आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? तो अकबर के दरबार में आते हैं। और अकबर के दरबार में ये व्यापार की अनुमति के लिए आते हैं ज़रूर, लेकिन इनको व्यापार की अनुमति नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार से 1599 ईस्वी में जॉन मेंडेलहाल के द्वारा भारत की यात्रा होती है और ये काफ़ी समय तक जो है भारत में रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से इन्हें व्यापार की अनुमति नहीं मिल पाती है। तो कहा जाता है कि प्रथम बार जो है भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? तो जॉन मेंडेलहाल था, जो किसके दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में आया था। उसके बाद जो है ये जब बातें पूरे यानी इंग्लैंड में व्यापारियों को पता चलता है, तो उसी समय 1599 ईस्वी में लंदन के ही कुछ व्यापारी, जिसका नाम होता है मर्चेंट, तो मर्चेंट एडवेंचर नाम के व्यापारियों के द्वारा जो है एक व्यापारिक संस्था का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1599 ईस्वी में ही मर्चेंट एडवेंचर के द्वारा, यानी ये एक संगठन होती है और इसके जो द्वारा जो है व्यापारियों के द्वारा जो है एक संस्था का गठन किया जाता है। और उस संस्था का नाम पड़ता है क्या? उस संस्था का नाम द गवर्नमेंट, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नमेंट ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। यानी ये इतना बड़ा नाम होता है, यानी 1599 में मर्चेंट एडवेंचर, जो लंदन के बहुत विख्यात जो है व्यापारी होते हैं, उन व्यापारियों के द्वारा एक संस्था का गठन होता है, जिसका नाम क्या होता है? द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। इस प्रकार से ये कंपनी होता है, जो आगे चल के कालांतर में इसका शॉर्ट नाम क्या कर दिया जाता है? इसका शॉर्ट नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कहा जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1600 ईस्वी में होता है, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ये स्थापना कहाँ होता है? तो ये स्थापना लंदन में होता है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होता है वो कहाँ होता है? वो लंदन में होता है। और इधर भारत में देखा जाए तो भारत में जो शासन व्यवस्था चल रहा होता है, उस समय भारत में शासन कर रहे थे भारत के मुगल जो है शासक, जिसका नाम होता है अकबर। तो अकबर के समकालीन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समकालीन हुआ था। तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कहाँ होती है? लंदन में होता है। और इसके प्रथम जो है गवर्नर बनाए जाते हैं, यानी ईस्ट इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ, यानी ईस्ट इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो थॉमस स्मिथ थे। और इसके प्रारंभ में जो है 217 साझीदार थे, यानी जब ये कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस कंपनी की स्थापना के समय जो है
टोटल यानी साझीदार, यानी साझीदार कहने का मतलब पार्टनर, यानी पार्टनरों की जो संख्या थी वो 217 साझीदार थे। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझीदार थे और इसके प्रथम गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो टॉमस स्मिथ बनाए थे। उसके बाद होता है क्या कि महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के व्यापार के लिए जो है 15 वर्षों का एक आदेश पत्र दे देता है, एक चार्टर जारी कर देता है और इसे कहा जाता है कि आप जो है पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं। तो जब ये व्यापार अधिकार पत्र मिल जाता है तो अधिकार पत्र मिलने के बाद होता है क्या कि 1601 ईस्वी में कंपनी के द्वारा प्रथम जल यात्रा किया जाता है। तो 1601 ईस्वी में कंपनी के द्वारा प्रथम जल यात्रा किया जाता है और इसके जो मेन जो चीफ होते हैं वो जेम्स लंकास्टर होते हैं। जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में कंपनी का प्रथम जल यात्रा होती है और ये 5 जहाजी बेड़ों के साथ जो है पूर्वी देश की ओर व्यापार करने के लिए आते हैं। तो जब ये 5 जहाजी बेड़ों के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं कि ये भारत पहुंच जाते हैं, यानी ये भारत नहीं आते हैं और ये कहाँ पहुंच जाते हैं? तो इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं, जहां उस समय मसालों का व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये भारत नहीं पहुंच पाते हैं और वहीं से व्यापार करके ये सीधे वापस चला आता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या कि इंडोनेशिया पर जो अधिकार क्षेत्र जमा लिया था वो दूसरा जो है यूरोपीय यात्री जो डच थे उसका अधिकार था। तो जब उसका अधिकार था तो वो नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से यहाँ इंग्लैंड के वासियों का व्यापार स्थापित हो पाए। तो 1601 ईस्वी में जो है इसका व्यापार वहाँ से नहीं हो पाता और ये वापस चला जाता है। उसके बाद फिर 1604 ईस्वी में अगला जो है कंपनी का फिर से एक जहाजी बेड़ा भेजा जाता है जिसका नेतृत्व कर रहा होता है जॉर्ज अरुंडेल हॉल, यानी पहला जो है मिल्डेन हॉल। तो ये जॉन मिल्डेन हॉल जो है फिर से भारत की यानी पूर्वी देशों की यात्रा पर आता है 1604 ईस्वी में और ये फिर कहाँ पहुँच जाते हैं? तो ये भी इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं और फिर से वहाँ डच इनकी मुकाबला होता है और डचों के द्वारा जो है इनको जो है व्यापार करने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये फिर से जो है वापस चला आता है। तो कंपनी इस प्रकार से जो है परेशान हो जाती है कि पूर्वी देशों के साथ इसका व्यापार संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में होती है क्या कि उस समय इंग्लैंड का शासक बन जाता है कौन? तो जेम्स प्रथम होते हैं। तो जेम्स प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए जो है क्या कर दिया जाता है कि इनको जो है व्यापार अधिकार करने के लिए दे दिया जाता है पूर्वी देशों के साथ। तो उस समय जो है जेम्स प्रथम जो है क्या करते हैं कि इसे जब पता चलता है कि पूर्वी देशों के साथ हमारे देश का व्यापार स्थापित नहीं हो पा रहा है तो इन्हें पता होता है कि भारत में जो है वो उस समय शासन जो है अकबर का हो रहा होता है। तो इन्होंने एक अकबर के नाम का एक पत्र लिखता है और पत्र लिख के अपना एक राजदूत जिसका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस को ये अकबर का एक पत्र जो है इसको देता है और वो कहता है कि आप जो है भारत जाएं और अकबर को ये चीज़ दिखाएं और आप जो है वहाँ व्यापार संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। तो जेम्स प्रथम जो है ये 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आता है कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये आते हैं और जब ये भारत आते हैं तो भारत आने पर पता चलता है कि यहाँ अकबर का शासन नहीं बल्कि यहाँ जहांगीर का शासन आ जाता है, क्योंकि यूरोप से चलने के बाद भारत आने में तो समय लगेगा ही।
क्योंकि जब यहाँ जॉन मिंडेलहाल 1604 ईस्वी में जब यहाँ आया था तो इन्हें व्यापारिक जो है अनुमति नहीं मिल पाया था यार, क्योंकि वो इंडोनेशिया चले गए थे, पूर्व की चले गए थे, भारत तो आए थे नहीं, तो कंपनी का व्यापार जो है स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के राजा ने क्या किए कि इन्होंने अकबर के नाम का जो है पत्र लिखा था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस आते आते कब हो गए, तो कैप्टन हॉकिंस को आते आते 1608 हो गया। और 1608 जब हुआ तो उस समय आपको पता होगा कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1605 ईस्वी में जहांगीर जो है मुगल साम्राज्य का राजा बन जाता है। तो जहांगीर जो है जरूर अकबर का संदेश लेके आता है, लेकिन दरबार में पहुंचता है किसका, तो ये दरबार में आता है जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में आने के बाद जो है इनकी जहांगीर से भेंट होती है। ये सबसे पहले भारत आते हैं, तो भारत कहाँ आते हैं, ये सूरत पहुँचते हैं, ध्यान रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आता है तो कहाँ पहुँचता है, सूरत पहुँचता है, और सूरत से फिर आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। जहांगीर से मुलाकात होती और जहांगीर से जो है ये फारसी भाषा में बात करते हैं। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का क्या रहते हैं, ये ज्ञाता रहते हैं, और ये आते हैं किसके दरबार में, जहांगीर, लिख देते हैं जहांगीर के दरबार में। और किस भाषा में बात करते हैं, तो फारसी भाषा में बात करते हैं। अब जब ये फारसी भाषा में बात करते हैं तो इससे क्या होती है कि जहांगीर बड़ा खुश होता है, क्योंकि इसे लगता है कि मेरा कोई अपना भाषा का व्यक्ति किसी दूसरे देश से आकर के बोल रहा है, इससे काफ़ी प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता होती है तो जहांगीर जो है क्या करता है कि इस कैप्टन हॉकिंस को उपाधि देता है, और वो उपाधि इंग्लिश खां की उपाधि देता है। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को दिया गया उपाधि क्या था, तो इंग्लिश खां या फिरंगी खां की इसकी उपाधि दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कैप्टन हॉकिंस को भी जहांगीर के साथ वार्तालाप करने में बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये सोचता है कि क्यों ना जो है जहांगीर से हम व्यापार की अनुमति की आज्ञा ले लें, और ये जो है अपनी बात को जहांगीर के पास रखते हैं, और जहांगीर तो पहले से ही इससे खुश था। तो इस प्रकार से जहांगीर जो है 1608 ईस्वी में इसे सूरत में फैक्ट्री लगाने की, कोठी खोलने की इजाज़त दे देता है। लेकिन इधर होता है क्या कि पहले से ही पुर्तगाली जो है फैक्ट्री अपना स्थापित कर चुका था, अपना व्यापार को स्थापित कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो जहांगीर के द्वारा जो इसको व्यापारिक स्थापित करने के लिए दे दिया गया था कि आप जाइए सूरत में फैक्ट्री लगाइए, और साथ ही इसे 400 का मनसब भी दिया था। यानी ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था, मनसब दिया था। यानी उस समय जो है मुगल कालीन सिक्के होते थे, तो 400 का मनसब दिया था। कौन, जहांगीर किसको दिया था, कैप्टन हॉकिंस को। और उपाधि दिया था, उपाधि ध्यान रखिएगा क्या दिया था, इंग्लिश खान, इंग्लिश खां की उपाधि दिया था इसे। यानी इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया गया था, कैप्टन हॉकिंस को। दिया कौन था, तो जहांगीर ने दिया था, और 400 का इसको मनसब दिया था। तो हुआ क्या कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है राजा का यानी जहांगीर के और उसके मंत्रियों के को जो है बार बार जो है टॉर्चर कर रहा था, इसलिए कि जो है किसी प्रकार से अंग्रेज जो है भारत में ना पनपे। अगर पनपता है तो मेरा जो है व्यापार ठप पड़ जाता है। तो इसलिए ये बार बार जो है राजा के करीबियों को जो है उकसाने का प्रयास किया। उकसाने का प्रयास करने में जो है कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री लगाने में असफल हो जाता है। असफल हो जाता है तो उसके बाद जो है क्या होता है कि अगला जो है यहाँ भारत आते हैं अंग्रेज, और 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में फिर से एक अंग्रेज आता है, और फिर यह पहुँचते हैं किसके दरबार में, तो जहांगीर के ही दरबार में। तो 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन, ध्यान रखिएगा, 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में 1611 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में आते हैं,
और जहांगीर से ये व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हो जाता है। और सफल हो जाने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने ये क्या करते हैं, इसे पता होता है कि जब ये सूरत में हमको जो है फैक्ट्री खोलने नहीं दिया था, कौन, तो पुर्तगाली, तो इसलिए क्या किए कि ये चले गए दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में जा कर के ये कहाँ फैक्ट्री लगाया, तो इसके नेतृत्व में मसूलीपट्टनम में जो है 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की कोठी जो है प्रथम व्यापारिक कोठी, यानी कहेगा दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी अंग्रेजों के द्वारा, तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया था। तो इस प्रकार से जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में जो है ये प्रथम कोठी स्थापित किया गया। थोड़ा सा हम एक बैक थोड़ा सा आना चाहेंगे कि कैप्टन हॉकिंस से एक और दो सवालें पूछी जाती है कि कैप्टन हॉकिंस जो यानी जहाज से आया था, उस जहाज का ये कप्तान था, जिसका जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज, यानी जिस जहाज से कैप्टन हॉकिंस आए थे उस जहाज का नाम क्या था, हेक्टर था। और ये हेक्टर के क्या थे, कप्तान थे। क्योंकि ये सवाल जो है कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया सवाल है कि कैप्टन हॉकिंस जो है किस जहाज के कप्तान थे और जो भारत में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, तो हेक्टर नामक जहाज के वो कप्तान थे, उसी से भारत आए थे। लेकिन यहाँ एक और सवाल आती है कि भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेजी जहाज था वो रेड ड्रैगन था। ये बातें ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन है, रेड ड्रैगन। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन होता। तो इस प्रकार से 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में मसूलीपट्टनम में जो है प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1612 ईस्वी का समय आता है और 1612 ईस्वी में अंग्रेज का एक कैप्टन होता है जिसका नाम होता है कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के समीप जो है स्वापल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को ये नष्ट कर देता है और पुर्तगालियों को हरा देता है। क्योंकि जब भी जो है भारत में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक कोठी स्थापित किया जा रहा था, व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा रहे थे, तो पुर्तगाली बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था। तो हस्तक्षेप करने के कारण जो है इनका व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था। इसलिए इसे लगा कि क्यों ना जो है पहले पुर्तगाली को ही चोट पहुंचाया जाए, तब जो है व्यापार किया जाए। तो 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के द्वारा इसने सूरत के स्वापल्ली के नज़दीक, ध्यान रखिएगा, 1612 ईस्वी में सूरत के स्वापल्ली में पुर्तगालियों को पराजित करता है। यानी 1612 ईस्वी में पराजित होता है। पराजित होने के बाद जो है जब इस बात को पता जहांगीर को चलता है तो जहांगीर को भी बड़ा खुशी मिलता है, क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा लगातार जो है भारत में व्यापारिक जो है ज़्यादा गतिविधियों को बढ़ावा देना मुग़ल शासक को भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे उनको लगा कि कोई जो है इसको हराने वाला, इसको टक्कर देने वाला उसी के लोग हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जहांगीर इससे खुश हुए और 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और फरमान जारी करके थॉमस एडवर्थ 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना होता है। यानी इस समय 1613 में जहांगीर एक फरमान जारी कर देता है और कहता है कि आप जाएं और सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करें, क्योंकि सूरत में जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है लड़ाई होता है, इसलिए पुर्तगालियों का वहाँ व्यापारिक कोठी को तहस नहस कर देता है
और इसे जो है अपना व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति मिल जाता है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा जो है व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन उसमें कैप्टन हॉकिंस जो है असफल हो जाते हैं, व्यापारिक कोठी नहीं स्थापित करते हैं। उसके बाद 1611 ईस्वी में जॉन मिडल्टन के नेतृत्व में फिर से जहांगीर के दरबार में आते हैं और इन्हें जो है अनुमति मिल जाती है। तब जाकर के ये जो है आकर के पूर्वी भारत की तरफ अपनी जो है मछलीपट्टनम में दक्षिणी भारत की तरफ आकर के अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया जाता है। 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में जो है सूरत में इसका व्यापारिक कोठी स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है अंग्रेज अपना पैर पसारना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में जो है सूरत में व्यापारिक कोठी खुल जाती है। उसके बाद अगला डेट आता है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में फिर से जो है एक और राजदूत आता है जिसका नाम रहता है थॉमस रो, या कहीं कहीं टॉमस रो भी होता है। तो ये भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में थॉमस रो जो है ये भी जहांगीर के दरबार में ही आते हैं। और जहांगीर के दरबार में आने के बाद जो है ये व्यापारिक कोठी स्थापित करने में इनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ये संधि व्यापार में संधि करने में ज़्यादा जो है निपुण होते हैं और इसी के समय में भारत में सबसे ज़्यादा व्यापारिक कोठी डेवलप करने का जो है काम होता है। तो जब ये आते हैं थॉमस रो, तो थॉमस रो आते ही जहांगीर के साथ ये वार्तालाप होती है कि हमें केवल व्यापारिक संधियाँ करना है, उसके अलावा हमें भारत में कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से इन्हें अनुमति मिल जाती है, क्योंकि जो है थॉमस रो जो है फिर से जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आते हैं, उनके पत्र को दिखाते हैं, इसलिए इन्हें जो है व्यापार करने का बहुत ज़्यादा यहाँ संभावना बन जाती है। और 1623 ईस्वी आते आते 1623 में ये जो है सूरत, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, ये तो जानते ही हैं, उसके बाद भड़ौच, यहाँ जो है ये अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यूरोपियों यानी अंग्रेज़ों के द्वारा जो है भारत में लगातार जो है समय समय पर अपना व्यापारिक कोठी धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है 1632 ईस्वी। तो 1632 ईस्वी में होता है क्या कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा के द्वारा क्या होता है कि एक सुनहला फरमान जारी होता है। सुनहला फरमान, ध्यान रखिएगा, सुनहला, अंग्रेजों को सुनहला फरमान कौन जारी करता है? तो गोलकुंडा के राजा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा के द्वारा सुनहला फरमान जारी होता है और इसे जो है गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से ये अपना व्यापार को बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है पूर्वी भारत की तरफ आते हैं और पूर्वी भारत में 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में ये अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर देता है। यानी पूर्वी भारत कहा जाएगा तो पूर्वी भारत में जो है अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी कहाँ खुलती है? तो उड़ीसा के बालासोर में पहली व्यापारिक कोठी। उसके बाद जो है 1651 ईस्वी का समय आता है, तो 1651 ईस्वी में बंगाल में, और बंगाल के साथ साथ बिहार शरीफ, पटना, उसके बाद ढाका। 1551 ईस्वी के लगभग में जो है इन सारे जगहों पर ये व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दिया जाता है। और 1539 ईस्वी में ये दक्षिण भारत की तरफ, 1539 ईस्वी में तो पहला जो है व्यापारिक कोठी दक्षिण भारत की तरफ ये मछलीपट्टनम में 1911 ईस्वी में स्थापित करता है। और 1539 ईस्वी में होता है क्या कि 1539 ईस्वी में एक अंग्रेज रहता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस
डे। फ्रांसिस डे क्या होता है कि ये जो है व्यक्ति, ये चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा से क्या लेता है, मद्रास पट्टा पर लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस डे 1539 ईस्वी में चंद्रगिरी की राजा से जो है मद्रास पट्टे पर लेता है, और पट्टा पर लेने के बाद, पट्टा कहने का मतलब है कि एक तरह का एग्रीमेंट पर लेना है ना, तो एग्रीमेंट पर लेता है। और लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ जो है उसकी किलाबंदी करती है, यानी मद्रास का किलाबंदी करता है और उसमें अपना व्यापारी कोठी स्थापित करता है। और इसका नाम क्या रहता है, तो इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखता है। ध्यान रखिएगा, इसी मद्रास को जो है नाम क्या रखता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस डे 1539 ईस्वी में चंद्रगिरी की राजा से क्या लेते हैं, मद्रास पट्टे पर लेता है, और इसका नाम क्या रखता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखता है। उसके बाद जो है और भी सारी 1551 ईस्वी के आसपास जो है ये हुबली में जा कर के अपना जो है यानी व्यापारी कोठी स्थापित करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धीरे धीरे अंग्रेज जो है पूरे भारत में लगभग अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित कर लेता है। और इसके बाद जो है हम लोग देखे थे कि 1561 ईस्वी में अंग्रेज़ जो है जॉर्ज प्रथम का विवाह जो है हो जाती है, किसके साथ, जो है पुर्तगालियों की राजकुमारी होती है कैथरीन ब्रिंजा जो के द्वारा उसकी शादी हो जाती है। शादी होने पर जो है बम्बई उसको दहेज में मिल जाता है, और उसके बाद जो है वो जो है क्या करते हैं कि बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड की वार्षिक पर जो है उसे बेच देता है, और इस प्रकार से जो है बम्बई भी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ जाता है। तो इस प्रकार लगातार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की विकास होते रहता है, और फिर आगे चल कर के भारत के शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, और फिर अपने तरीके से यहाँ शासन व्यवस्था लाना शुरू करता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। मुझे आशा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। चलते हैं, धन्यवाद।